नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में जो भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्टून है और मैप है, इन सभी को हम करने वाले हैं। कुछ कार्टून आपके बुक से लिए हैं मैंने और कुछ कार्टून आपके सपोर्ट मटेरियल से भी लिए गए हैं। मैप की बात करूँ तो 2 या 3 मैप है, उसमें से एक मैप तो फिक्स है भैया, वही मैप आपके एग्जाम में आता है, हर बार आता है, हर बार का फिक्स रहता है। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग रोशन सा स्टडी पॉइंट पे पहली बार आए तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए दोनों ही बुक का जो एमसीक्यू का जो वन शॉट वीडियो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आपको मालूम है कि भाई पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें एनिमेशन के थ्रू सरल और स्पष्ट भाषा में पूरे सिलेबस को मैंने कवर करवाया हुआ है। तो आप सभी इन प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो जरूर देख लेना भाई। सबसे पहले कुछ बुक के कार्टून को हम समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे सपोर्ट मटेरियल के पीडीएफ में और वहां से भी हम कुछ कार्टून्स से आधारित जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आपके पेपर में उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, सो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप फर्स्ट कार्टून देखेंगे। यहाँ पे अनेक प्रकार के जानवर है ना, छोटे से लेके विशाल का जानवर भी आपको इसमें दिख सकते हैं। और यहाँ पे इन सभी को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आप लोगों को टेस्ट पास करने के लिए एक जैसा टेस्ट देना होगा, आपको स्पीड पे चढ़ना है। ठीक है, तो यार देखो, ये चीज़ समानता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और जैसे कि अगर हम हाथी की बात कर ले तो हाथी किस तरीके से पेड़ पे चढ़ पाएगा, नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन बंदर जो है वो तुरंत चढ़ जाएगा। मछली भाई पानी में रहती है तो वो उसका भी आप क्या ही कह सकते हैं, है ना। तो ये जो कार्टून है वो समानता वाले चैप्टर से आपका पूछा गया है। अगले हम कार्टून की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये नागरिकता वाले चैप्टर से है आपको, और न्याय की बात की जा रही है, अधिकारों की मांग की यहाँ पे बात की जा रही है इस कार्टून में। ठीक है, तो ये कार्टून भी आप जरूर समझ ले। इसके अलावा अगला एक कार्टून देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्टून है भाई, ये प्रवासी मजदूरों के बारे में है ना। प्रवासी मजदूर जो दूसरे शहरों में काम करने के लिए जाते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं उसका वर्णन ये कार्टून करता है। सपोर्ट मटेरियल के जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ पे आपको ये कार्टून देखने को भी मिल जाएगा और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो सपोर्ट मटेरियल वाले में हम सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे आप, ये कार्टून आप देखिए, इस कार्टून में क्या बताया गया भैया। इस कार्टून में यूरोपीय संघ के लिए जो एक संविधान बनाने की कोशिश की गई थी और वो संविधान बनाने की जो कोशिश थी वो सफल रही थी, उसका वर्णन ये जो कार्टून है वो करता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा भी है, इस कार्टून के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, जो मैंने बताया है उसी की वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। आप देखेंगे अगला कार्टून है, अगले कार्टून में आप देखेंगे कि भैया ये जवाहरलाल नेहरू है और इधर को सूट वूट में बैठे हुए लोग हैं, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह ले रखे हैं जो कि पश्चिमी शैली में है, सारे लोग जो है वो पश्चिमी शैली पश्चिमी पोशाक को बैठे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। दूसरी तरफ इधर देखेंगे तो ये सारे भारतीय लोग कह सकते हैं आप, जो कि धोती कुर्ता में बैठे हुए हैं, है ना। तो ये दो विचारधारा, भारतीय विचारधारा और पश्चिमी विचारधारा का प्रतीक है ये चित्र, और इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, उसी का वर्णन ये चित्र करता है। आगे है, ये संविधान के निर्माण की बात है। ये आपका जो इराक है, ठीक है, इराक में जो संविधान निर्माण करने के लिए जो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में जो संघर्ष हुआ था, सिया सुन्नी कुर्द लोगों के बीच में, उसका वर्णन ये चित्र करता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है सब कुछ। देख के आपको चित्र को ध्यान से देखना होगा, कार्टून को ध्यान से देखना होगा, उसके बाद समझना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक है, अगला आप चित्र देखेंगे तो इसमें देखो एक छोटा सा बालक है जो कि काम कर रहा है ना, काम में लगा हुआ है, और ये शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। क्योंकि 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे से आप किसी प्रकार की मतलब काम नहीं करवा सकते, ऐसे आप कहीं से उनसे मजदूरी नहीं ले सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते उनसे, है ना। तो ये शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन करता हुआ ये चित्र है। यहाँ पे देखिए, इस चित्र को आप देखेंगे, ये जो चित्र है वो जो प्रथम आम चुनाव हुआ था उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है और विपक्षी पार्टी है उसका वर्णन करता है। कांग्रेस पार्टी एक मतलब विशालकाय पार्टी थी, स्पष्ट बहुमत मिली थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा सीटें उसको मिली थी, और जो विपक्षी पार्टी है वो बहुत कम सीटें ले पाई थी, इसीलिए उसको एक बौना व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। और इधर हमारे विपक्ष के लीडर्स है, ठीक है, सरदार पटेल आई थिंक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो ये है आपका चित्र। ये देखिए, यहाँ पे आप इस चित्र को देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू है जो कि हाथी को खींच रहे, हाथी की पूंछ को खींच रहे हैं।
ये हाथी जो है हमारे जो आम जनता जो कि उस समय बहुत ज़्यादा संख्या में मत डालने वाले थे, जो अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको एक मतदान की विशेष पद्धति के बारे में बताना था, क्योंकि सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत वोट डालना था, है ना। तो उनको इलेक्शन तक मतलब कैसे लाना है, किस तरीके से वो वोट वगैरह डालेंगे, उसी का वर्णन ये चित्र करता है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन के बारे में है ये। देखो ये अगला, आप अगर इस इमेज को देखेंगे तो यहाँ पे एक लीडर है जो कि नेताओं को समझा रहे हैं कुछ, है ना। इसमें ये बताया गया है कि चुनाव आयोग के आने की वजह से जो चुनाव में आपराधिक जो तत्व है उसमें कमी आ गई है, और अब ऐसे आपराधिक लोगों का चुनाव में जीतने का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसका वर्णन ये चित्र करता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए इस चित्र को आप देखेंगे तो इस चित्र में कुछ अपराधी वगैरह है जो कि बाहर निकल रहे हैं। कैमरामैन उनकी फ़ोटो को उनकी फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये चित्र इस बात को दर्शाता है कि चुनाव में किस तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी खड़े हो जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, उसका वर्णन ही करता है ये। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू और बाकी जो उनके मंत्री परिषद है उसका वर्णन करता हुआ ये चित्र है ना। और प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है मंत्री परिषद में, उसका वर्णन करता है ये चित्र। ये देखिए लोकसभा है, यहाँ पे एंट्री कर रहे सारे मंत्री लोग, तो उसी का वर्णन ही करता है। अभी क्वेश्चंस सपोर्ट मटेरियल में भी ये चित्र है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो में ध्यान से बने रहना है और वीडियो को देखना है लास्ट तक। देखिए ये जो मैप है, ये मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है, और इसमें 20 सदनात्मक विधायिका वाले प्रांत आपको बताने हैं कौन कौन से है। तो ये मैप ही फिक्स है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पेपर में भी यही मैप नज़र आने वाला है। ठीक है, दोनों शिफ्ट में हो सकता है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में यही मैप नजर आया आप लोगों को। तो द्विसदनात्मक विधायिका मतलब कि जहाँ पे जिन राज्यों में विधान सभा की अगर हम बात करें तो विधान परिषद है ना और विधान पालिका दोनों है, उसको हम द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत बोलते हैं। और ऐसे हमारे पास लगभग 6 प्रांत है। जैसे कि आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो इस मैप में आपको आंध्र प्रदेश कहाँ दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश का लोकेशन है। इसके अलावा बिहार की बात कर लो आप, बिहार आपको कहाँ दिख रहा है, ये झारखंड के ऊपर यहाँ पे हमारा बिहार है ना। कर्नाटक की बात कर लो तो भैया ये रहा आपका कर्नाटक, ये हमारा कर्नाटक हो गया, है ना, ये पूरा क्या है कर्नाटक है आपका। महाराष्ट्र, इसके ऊपर आपको ये महाराष्ट्र दिख रहा है। ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका मौजूद है। तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश के ऊपर ये वाला जो स्टेट आपको दिख रहा होगा ये तेलंगाना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश आप सभी को पता ही, ये हमारा यूपी है। तो ये ऐसे राज्य है जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका मौजूद है। आप इन सभी राज्यों के लोकेशन को जरूर याद करके जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए मैप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन देखेंगे, संसद है और यहाँ पे अनेक विभाग के मंत्री लोग खड़े हैं और उनको क्या चाहिए भाई, पैसे चाहिए, है ना। वित्तीय आवंटन, वित्त मंत्रालय जो है उसमें धन का आवंटन मतलब किस तरीके से किया गया है ना, आवंटित करने का जो संसद की जो शक्ति है, मतलब किस तरीके से धन का आवंटन किस तरीके से किया जाएगा उसका वर्णन करता है ये चित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एक और चित्र में आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है डाक हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, ऑर्डर, है ना। ये डाक हड़ताल के बारे में ये चित्र है कि भाई डाक हड़ताल हुआ और उसके बाद न्यायपालिका जो है हमारे मतलब कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया और इस हड़ताल को तुरंत रोकने का आदेश दिया, उसी का वर्णन ये चित्र जो है वो करता है। देखिए ये जो चित्र है वो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में है कि राज्यपाल की नियुक्ति में किस तरीके से राष्ट्रपति की भूमिका होती है, क्या भूमिका होती है, उसी का वर्णन ये चित्र करता है। ठीक है, आगे देखोगे ये जो चित्र है ये ग्राम सभा यानी कि स्थानीय शासन के महत्व को दर्शाता है, स्थानीय शासन की डिमांड को दर्शाता है कि किस तरीके से गांव के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा गांव हमारा शासन हो, है ना, उसकी बात ये चित्र करता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि इस चित्र में स्थानीय शासन की शासन व्यवस्था कैसे चलती है उसका वर्णन करता हुआ ये चित्र है हमारा, जिसमें धूप में बैठे हुए बहुत सारे लोग साथ बैठ के क्या कर रहे हैं, शासन में हिस्सेदारी ले रहे हैं, उसका वर्णन ये चित्र करता है। इसको रहने दे आप, ये तो हमने कर लिया। अब सपोर्ट मटेरियल से, हाँ ये सारे अभी तक जो भी मैंने आपको चित्र दिखाए हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। अब सपोर्ट में जो भी क्वेश्चंस के साथ कार्टून्स दे रखे हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। और अब आपको
ध्यान से वीडियो को देखना है और चीज़ों को समझना है। जैसे कि ये पहला चित्र आपको मैंने बताया था कि इस एक तरफ जो पश्चिमी विचारधारा वाले लोग हैं और एक तरफ भारतीय विचारधारा वाले लोग हैं, उसका वर्णन ये चित्र करता है। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी हम बात करें। पहला क्वेश्चन है, बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है? तो ये कौन है? हमारे जवाहरलाल नेहरू है ना। बाएं, जैसे इधर से मैं अगर देखूं तो बाएं और बैठे लोगों के समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है? तो देखिए ये जो लोग हैं वो पश्चिमी पोशाक को पहने हुए हैं, पश्चिमी इंस्ट्रूमेंट वगैरह ले रखे, पश्चिमी विचारधारा को मानने वाले हैं। दूसरी तरफ दाहिनी हाथ की तरफ बैठे जो लोग हैं वो किस संस्कृति की विचारधारा के लोग हैं? तो ये भारतीय संस्कृति विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, आगे है कि इन दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए क्या निर्णय लिया गया? तो जब हमारा संविधान बना तो आपको पता है कि सभी जाति, सभी धर्म, सभी संस्कृति को बराबर महत्व दिया गया है ना। इस तरीके से दोनों विचारधारा, सभी प्रकार की विचारधारा के लोगों में संतुलन बैठाया गया। तो ये आपको इसका आंसर बताना था। ये देखिए अगला जो चित्र है ये भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वयस्क मताधिकार के बारे में ये चित्र है, आप सभी को मालूम है ये बात। तो कार्टून में हाथी किस समस्या का संकेत है? तो ये जो समय जो मतदाता जो थी, मतदाताओं की जो भारी संख्या थी पहले आम चुनाव में, है ना, उस समस्या को संकेत करता है, जो कि लोग अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, है ना। मतदान पद्धति के बारे में उनको पता नहीं था, पहली बार तो वोट डाल रहे थे। तो ये समस्या का प्रतीक है। हाथी की पूंछ खींचने वाले नेता का नाम बताइए। कौन है भैया? ये जवाहरलाल नेहरू जी है हमारे। ठीक है, उस नेता का नाम बताइए जिन्होंने हाथी की पूंछ खींची। अरे यार सेम क्वेश्चन आ गया। अगला है वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? तो वयस्क मताधिकार का मतलब आपको बताना है इसमें, है ना। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो महिला पुरुष हो, बिना किसी धर्म जाति की 18 वर्ष से या 18 वर्ष से अधिक आयु का है तो उसको मत डालने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना किसी जाति धर्म भेद के। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वयस्क मताधिकार बोलते हैं। अगला इसमें इमेज देखते हैं। यहाँ पे इस इमेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, क्या इसमें वर्णन किया गया। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चंस को आप देखिए। क्वेश्चन है कि चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है? उसके आगे सबसे आगे होने का क्या अभिप्राय है? तो चित्र में सबसे आगे प्रधानमंत्री है ना, और वो मंत्री परिषद को कहीं ना कहीं लीड कर रहा होता है, इसीलिए ये सबसे आगे चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा किन्हीं दो नेताओं को पहचान के उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको दो नेताओं के को पहचान के नाम लिखना है। तो मेरे हिसाब से एक तो भाई जवाहरलाल नेहरू है सबसे आगे। ठीक है, इनको तो मैं पहचान ही गया। बाकी एक और ये लेडी कौन हो सकती है भाई? इंदिरा गांधी लग रही है मेरे को तो। ठीक है बाकी आप किसी एक लीडर को पहचान के भाई मेरे को नाम बता सकते हैं। मेरे को और बंदों का भाई मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आप बता देना। एक तो मैं पहचान गया भाई, जवाहरलाल नेहरू है। बाकी और नेता कौन हो सकते हैं? सरदार पटेल भी हो सकते हैं मेरे हिसाब से लेकिन कहीं दिख तो नहीं रहे सरदार पटेल जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है। आप बताएं कमेंट में अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, देखो अगला है प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के दो कारण लिखिए। प्रधानमंत्री शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि वो जनता द्वारा चुना जाता है ना। लोकसभा में मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करता है, सभी मंत्रियों के बीच में विभागों को बांटने का काम करता है, आवंटन करने का काम करता है। तो इससे ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री शक्तिशाली है। ठीक है, को रहने दे आप। ये मैप तो वैसे कर चुके हैं हम, है ना। एक मैप मैंने करवा दिया है, इसको देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन क्या है? वर्क आउट नहीं आउट किए गए, है ना। यहाँ पे संसद से जो मंत्रियों को निकाला गया है उसका वर्णन करता है ये चित्र। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सदन से वर्क आउट करना क्या एक उचित तरीका है? स्पष्ट कीजिए। तो भैया ये संसद से वॉकआउट करना ये सही तरीका नहीं है ना, क्योंकि इससे क्या होता है, संसद का काम जो है वो सही से नहीं चल पाता। ठीक है, अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पर आउट कर सकता है? तो भाई जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, वो किस तरीके से किसी व्यक्ति को संसद से निकाल सकता है, मतलब सदन से निकाल सकता है। तो सदन से निकालने के लिए अगर कोई मंत्री जो है ना, वो सही से भाई
काम नहीं कर रहा या फिर वो अनुशासन में नहीं है, अनुशासन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर उसको सदन से निकाल दिया जाएगा। ठीक है। अगला है सदस्यगण वॉकआउट जैसे व्यवहार क्यों करते हैं, अपना विचार प्रस्तुत करें। तो वॉकआउट जैसे विचार मतलब वॉकआउट जो है उस समय किया जाता है जब उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है ना, या उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है, तो वो वॉकआउट कर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। ये हमने कर लिया। देखो अगला जो चित्र है आप देखेंगे ऑर्डर, ये हड़ताल वाला है, डाक हड़ताल से संबंधित है ये चित्र, है ना। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है कि उपरोक्त चित्र में न्यायपालिका किस विषय पर हस्तक्षेप कर रही है, तो डाक हड़ताल के विषय पर हस्तक्षेप कर रही है ना, इसके बारे में आपको बताना है। अगला है न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू हुआ, तो न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू होगा भाई, व्यवस्था लागू हो जाएगा, है ना, डाक हड़ताल रुक जाएगी, ऐसा आप बता सकते हैं। अगला है हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय लिया, हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय लिया होगा, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो निर्णय लिया होगा कि भाई डाक हड़ताल को रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक सार्वजनिक सुविधा है और इससे क्या होता है कि जो शासन मतलब चीज़ें सही से नहीं चल पाती है, व्यवस्था जो है वो सही से नहीं चल पाती है ना, तो इसलिए डाक हड़ताल को रोकना चाहिए, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला ये जो इमेज है आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति जो है वो देश का नाम मात्र का शासक होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल जो होते हैं नाम मात्र के शासक होते हैं, आपको मालूम है ये बात। अगला है कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय है। ठीक है, कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति से क्या आशय है, तो राष्ट्रपति की मर्जी, परीक्षा के द्वारा, योग्यता आधारित चुनाव द्वारा, तो राष्ट्रपति की मर्जी चलता है इसमें, है ना। राष्ट्रपति की मर्जी आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मर्जी से होता है, ये आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार से होता है, तो बिल्कुल भाई ऐसे ही होता है ना, हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन मैप आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैप आधारित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है भारत के मानचित्र में 2 रियासतों के नाम लिखिए। 2 रियासत हम उसे कहते हैं जहाँ पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, है ना। तो जैसे कि त्रावणकोर है या फिर भोपाल है, तो ये ऐसी रियासतें थी जहाँ पे राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, त्रावणकोर और भोपाल का नाम आप बता सकते हैं। उसके बाद 2 राज्यों के नाम लिखो जिनका जन्म नए राज्य के रूप में हुआ। तो इसमें से 2 राज्य जिनका जन्म नए राज्य के रूप में हुआ, उसमें उत्तराखंड का नाम आप ले सकते हैं और झारखंड, है ना, जो कि नए राज्य के तौर पर उभर के सामने आए हैं, मतलब नए राज्य के रूप में इनका गठन हुआ है किसी दूसरे राज्य से अलग करके। एक गैर हिंदी भाषाई राज्य का नाम लिखिए। एक गैर हिंदी भाषाई राज्य का नाम आपको लिखना है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तो ये तीनों ही तो भाई हिंदी राज्य है, लेकिन आंध्र प्रदेश में आई थिंक तेलुगु बोला जाता है। ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आई थिंक तेलुगु भाषी राज्य है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की एक रियासत जिसका विलय 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद जिनका विलय भारत में हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो रियासत है वो 1947 के बाद इसका विलय भारत में किया गया था। अगला है भारत की एक रियासत जिसमें सैन्य कार्यवाही द्वारा विलय हुआ। तो सैन्य कार्यवाही द्वारा आई थिंक जो विलय हुआ हो वो है हैदराबाद का। ठीक है, हैदराबाद का विलय हुआ था सैन्य कार्यवाही के द्वारा, जहाँ पे निजाम की जो सेना थी उसको भारतीय सेना ने हराया था, उसके बाद जाके वहाँ पे कब्जा हो पाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्र है आपको पता है हमारे गांव में हमारा राज, तो स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है ये चित्र। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इस चित्र में जो लिखा है उससे आप क्या समझ पा रहे हैं, तो इसमें हम समझ पा रहे हैं कि गांव के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई हमारे गांव में हमारा ही राज हो, है ना, यानी कि स्थानीय शासन के विषय से ये जुड़ा हुआ चित्र है, हमारे गांव में हमारा ही राज हो, ये समझ में आता है हमारे को इससे। अगला है स्थानीय शासन की मदद से क्या इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, स्थानीय शासन हमारे सबसे नज़दीक का शासन है। यहाँ पे क्या होता है कि गांव के लोग
आपस में मिलजुल के एक साथ बैठ के समस्याओं का समाधान करते हैं। तो बिल्कुल हो सकता है, हाँ हो सकता है, ऐसा आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला है, इस उद्देश्य की प्राप्ति में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, स्थानीय शासन में जो गांव और जिले स्तर की शासन है, वहाँ पे कई सारी समस्याएं होती है, जैसे कि इनके पास वित्तीय मदद नहीं होती, इनके पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, है ना, जैसे कि वो प्रशासनिक कार्य को कर सके। तो ये समस्या बता सकते हैं आप। थोड़ा सा नॉलेज भी उतना होता नहीं, जैसे सरपंच वगैरह होते हैं, उनको पास थोड़ा नॉलेज की भी कमी होती है। ठीक है, लोगों के अंदर जागरूकता की कमी होती है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय के विषय में है। ये जो चित्र है न्याय के विषय में है, न्याय के बारे में है। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूँ क्या है, न्याय से क्या तात्पर्य है। तो न्याय का मतलब होता है हर व्यक्ति को उसका जायज हिस्सा मिल जाए। तो वो क्या है, न्याय है, मतलब जायज मतलब आप समझते हैं। ठीक है, उसके बाद है विशेष जरूरतों से क्या अभिप्राय है। तो जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में समान है, उनके साथ विभिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए। नहीं, ये तो नहीं है। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में समान नहीं है, उनके साथ विभिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए, है ना। ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ में समान नहीं है, उनके साथ विभिन्न ढंग से बर्ताव किया जाए, है ना, मतलब सही ढंग से उनके साथ बर्ताव किया जाए, जो कि हमारे जैसे नहीं है, आम लोगों जैसे नहीं होते उनके साथ। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या विशेष जरूरतों का सिद्धांत न्याय के मार्ग में अवरोध पैदा करती है। नहीं भाई, विशेष जरूरतों का ख्याल रखना, जैसे विकलांग व्यक्ति है उनके लिए विशेष जरूरतों का ख्याल रखना, क्या ये न्याय में अवरोध अवरोध उत्पन्न करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में न्याय की देवी से संबंधित सरकार का अंग है। तो सरकार का जो न्याय से संबंधित जो अंग है वो न्यायपालिका है ना। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आप ये भी कार्टून आधारित है, चित्र आधारित क्वेश्चन है। तो मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया था, 2 महीने से भी अधिक हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ, है ना। तो फिर अगला जवाब क्या दे रही है कि तुम्हें नहीं मालूम कि अब हमारे पास सूचना का अधिकार है। अब हम यह जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ और इसमें देरी का कारण क्या है, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार के बारे में है ये चित्र, है ना। सूचना के अधिकार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। पढ़ते हम, देखिए पहला क्या है कि उपरोक्त चित्र किस अधिकार का दावा करता है। तो सूचना के अधिकार का दावा करता है ना। समाज में किसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति को राहत कौन देता है, कौन देगा भाई। तो न्यायपालिका देगा, है ना। आपको राहत कौन देगा, न्याय कहाँ मिलेगा, न्यायपालिका से ही मिलेगा। तो न्यायपालिका हो जाएगा सही आंसर। सूचना का अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार है किसी भी व्यक्ति पर जानकारी इकट्ठा करना, किसी भी विषय पर आंकड़े मिलाना, किसी भी विषय पर संशय की प्रस्तुति में। मतलब ये ऑप्शन सी वैसे सही हो जाएगा कि किसी विषय में आपको संशय है, थोड़ी सी आपको मतलब अटकने सी लगी हुई है, संशय है, आपको कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो आप उसके बारे में सूचना एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समाज में किसी भी कार्य में देरी से आहत व्यक्ति क्या महसूस करता है। तो अगर किसी देरी में आपका मतलब किसी काम में देरी हो रहा है तो आप कैसा महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे, है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, देखो ये प्रवासी मजदूरों के बारे में है। प्रवासी मजदूर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अपना घर बार त्याग करके दूसरी जगह पे काम करने जाते हैं, और उनकी स्थिति कैसी होती है, किस तरीके से वो काम धंधा करते हैं, उसका वर्णन चित्र करता है। क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी किसे कहते हैं। प्रवासी उन्हें कहा जाता है जो काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते हैं, जाते हैं, कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं, है ना। प्रवासी लोग शहरों में कौन कौन से काम करते हैं। तो रिक्शा ठेला चलाते हैं, सब्जियां बेचते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, है ना। सी है, प्रवासियों के बिना शहरी लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हो सकता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्रवासी जो होते हैं वो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि सब्जी बेचना, फेरी लगाना, रिक्शा चलाना। अगर प्रवासी मजदूर ये काम नहीं करेंगे तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है ना। तो बस ये आंसर आपको इसमें बताना था। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्वेश्चन की हम बात करें, फ्रांसीसी सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थान में पगड़ी जैसे धार्मिक प्रतीक धारण करने पर रोक लगा दी गई। क्या तुम्हें उस फैसले के बारे में कुछ गर्मा गर्म बहस याद है। आगे क्या है कि हाँ मुझे याद है, यह आश्चर्यजनक है कि फ्रांस और भारत दोनों ही धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु भारत में सार्वजनिक संस्थान में इस प्रकार के धार्मिक प्रतीक धारण करने या दिखाने पर कोई रोक नहीं होता। तो आगे क्या है कि ऐसा इसलिए है कि धर्मनिरपेक्षता के विचारों को जिस प्रकार भारत में देखा गया है, फ्रांस में ये तरीका अलग है ना। तो ये धर्मनिरपेक्षता के मॉडल पर आधारित क्वेश्चन है।
ये आपका चित्र है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फ्रांसीसी सरकार ने शैक्षणिक संस्थान पर क्या रोक लगा दी? तो धार्मिक प्रतीक के जो वस्त्र होते हैं, है ना, धार्मिक प्रतीक वाली चीजें नहीं पहनी जा सकती, जैसे कि पगड़ी है या फिर भगवा रंग का कोई गमछा है, आप उसको नहीं पहन सकते है, ठीक है। ये इन चीजों पे रोक लगाई गई है। क्या फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो वैसे तो फ्रांस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष के पश्चिमी मॉडल को फॉलो करता है ना, भारतीय मॉडल पे आधारित नहीं है, ठीक है। भारत का अलग अपना मॉडल है। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता के विचार में फ्रांस तथा भारत में क्या अंतर है? तो देखो, भारत में क्या है कि धर्म के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, बहुत कम हस्तक्षेप करता है, लेकिन फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता ऐसा है जिसमें राज्य जोरों से ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते थे। बस इस तरीके से आपके जितने भी ये कार्टून्स थे, जो मैप थे, मैंने करवा दिया है। मेरे को उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं और आप अपने सभी कार्टून और मैप को करने वाले हैं और आपके जो 8 नंबर है वो फिक्स हो जाने वाले हैं, यहाँ पे नंबर नहीं कटने वाले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो को आप बहुत पसंद करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें यार। आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब को पता लगेगा कि हाँ भाई इस वीडियो में दम है और आगे इस वीडियो को अपने आप वो स्टूडेंट्स तक पहुँचा देगी। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए मेरे को, प्यार यानी कि लाइक, शेयर, कमेंट, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आप सभी को भाई। अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से करना है और रोशन सा स्टडी पॉइंट के नाम को और ज़्यादा रोशन करना है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।